हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर कानपुर यूनिवर्सिटी की, जिसमें आपका जो पेपर 3 है इसकी कल एक क्लास हो चुकी है। आज ये क्लास नंबर आपकी सेकंड रहेगी और जो क्वेश्चंस इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो 2025 का क्वेश्चन पेपर है, PYQ है, जिसके 50 क्वेश्चन हमने कल डिस्कस कर लिए थे और उसके आगे 51 टू 100 आज हम लोग कवर करने वाले हैं यहाँ से। ठीक है, 50 क्वेश्चन कल हमने इसके कवर कर लिए थे, आज हम 51 से लेकर के 100 तक कवर करेंगे। ओके, और आपको बताते चले कि आपकी एग्ज़ाम डेट तो आ ही चुकी है, 11 मई से आपकी परीक्षा है। तो और जब एग्ज़ाम आपका होगा तो उसमें कोई गैप नहीं है। ठीक है, लगातार आपकी परीक्षा है, 4-5 दिन में आपका एग्ज़ाम निपट जाएगा। तो अभी से तैयारी आप करेंगे तभी सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत है। तो आइए शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे। अभी समय है तो हम लोग बहुत आराम से डीपली डिस्कस कर रहे हैं, नहीं तो जब एग्जाम आएगा तो बस फटाफट क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर बता देंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर बता देंगे, तो उसमें आप चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। अभी आपके पास समझने का मौका है तो आप क्लास अटेंड करते रहिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने, पाठ्यक्रम में समानता का संवैधानिक मूल्य सुनिश्चित करता है। सभी के लिए समान अधिकार अवसर, लड़कों और लड़कियों के लिए अलग विषय वस्तु, केवल शुल्क छूट या फिर केवल शहरी शिक्षा। देखिए, भारतीय संविधान में समानता, इक्वलिटी जो है ना, एक मौलिक अधिकार है हमारा ये। ओके, तो ये किसकी बात करता है? ये सभी के लिए समान अधिगम अवसर की बात करता है। इसका मतलब ये है कि किसी को भी लिंग या उसकी जाति, धर्म, आर्थिक स्थिति या क्षेत्र के आधार पर बिना किसी भेदभाव के हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करने का समान अधिकार है। सभी को सीखने का बराबर मौका मिलना चाहिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, पाठ्यक्रम में धर्मनिरपेक्षता का मूल्य बढ़ावा देता है। धर्मनिरपेक्षता का मूल्य किसे बढ़ावा देता है? केवल एक धर्म को, सभी धर्मों के प्रति सम्मान, नैतिक शिक्षा हटाना या फिर राजनीतिक विषय वस्तु। धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म, इसका मतलब है कि सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाए। क्या दिया जाए सर? सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाए, किसी एक धर्म को विशेष महत्व न दिया जाए। इसलिए पाठ्यक्रम में धर्मनिरपेक्षता का मूल्य सभी धर्मों के सम्मान को बढ़ावा देना है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, पाठ्यक्रम में सामाजिक न्याय का मूल्य संबोधित करता है। किसका? सामाजिक न्याय का। किसका मूल्य संबोधित करता है? कंपटीशन का या फिर समान सम्मान और अवसर का, अमीर गरीब में अंतर या फिर केवल वैश्वीकरण की बात करता है? सामाजिक न्याय सर बात करता है समान सम्मान और अवसर की बात करता है, यानी कि समाज के हर व्यक्ति को, चाहे उसकी जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, मानवीय गरिमा और सम्मान उसे मिलना ही चाहिए। सबको समान सम्मान मिलना चाहिए, सबको इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ठीक है, कोई गरीब हो, अमीर हो, कोई उसका धर्म हो, उससे मतलब नहीं है। सबको अवसर भी समान मिलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है सामाजिक न्याय। शिक्षा के माध्यम से यह भी तय किया जाता है कि सभी छात्रों को आगे बढ़ने और अपनी प्रतिभा, अपना हुनर दिखाने का बराबर मौका भी मिलना चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम, कल भी ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे, जिसको एक्टिविटी बेस्ड कैरिकुलम कहा जाता है। तो ये प्रोत्साहित करता है, निष्क्रिय अधिगम नहीं। अधिगम कभी भी पैसिव नहीं हो सकता, शिक्षक वर्चस्व नहीं हो सकता, व्यावहारिक अनुभव, केवल नोट लेना। तो ये बात, जो एक्टिविटी बेस्ड कैरिकुलम होता है ना, वो व्यावहारिक अनुभव की बात करता है, व्यावहारिक अनुभव को बढ़ाता है, क्योंकि इसमें छात्र खुद एक्टिविटीज करके सीखते हैं। बालक खुद इसमें इंक्लूड होता है, खुद शामिल होता है, इंगेज होता है। इसमें बालक प्रयोग करके देखता है, प्रोजेक्ट करके देखता है, खेल कूद के माध्यम से सीखता है। काम करके सीखने पर जोर होता है, जिसमें छात्रों को व्यावहारिक अनुभव मिलता है, क्योंकि बालक जब काम करता है तो उसे खुद एक्सपीरियंस होता है, चीजों को एक्सपीरियंस करके देखता है और वो अनुभव उसके बहुत काम आता है। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़िए। गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम क्या डेवलप करता है? केवल सैद्धांतिक ज्ञान, मोटर और संज्ञानात्मक कौशल। ठीक है, आलस्य नहीं लाता, अधिगम का भय नहीं बढ़ाता, मोटर और संज्ञानात्मक कौशल डेवलप करता है। सर ये क्या होता है? देखिए, जो हमारा गतिविधि आधारित एक्टिविटी बेस्ड कैरिकुलम, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्र का सर्वांगीण विकास करना, होल डेवलपमेंट। इसे करके सीखना, यानी लर्निंग बाय डूइंग भी कहा जाता है। अब जैसे से बात हो रही है मोटर स्किल्स की। मोटर स्किल्स का मतलब क्या होता है? जब बच्चे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं या कोई भी गतिविधि कर रहे हैं, चित्र बना रहे हैं, कोई मॉडल बना रहे हैं, कहीं प्रयोग करके देख रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि
उनका जो फिजिकल पार्ट्स हैं, जो बॉडी पार्ट्स हैं, उनका कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है, कंट्रोल बेहतर होता है। सर कोऑर्डिनेशन जैसे हाथ और आंख का कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है कि कैसे हाथ और आंख का सामंजस्य बना करके चीजों पे काम करना है, कंट्रोल कैसे करना है। इसे ही तो मोटर स्किल्स कहते हैं, जब आप बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को एक साथ चलाना सीख जाते हो। ठीक है, जब बच्चा एक्टिविटी करता है तो बहुत ध्यान लगा करके हाथ और आंख का बराबर कोऑर्डिनेशन मिला करके काम करता है। ठीक है, अगर आंख कहीं और हुई, ठीक है, हाथ आपका कहीं और है, तो काम बिगड़ जाएगा। और जब बच्चा बहुत दिमाग लगा करके बहुत ध्यान से चीजों पर काम करता है तो उसको समस्या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उसके अंदर बढ़ जाती है। भाई संज्ञानात्मक कौशल मतलब एक्टिविटीज के दौरान बच्चों को सोचना, समझना, तर्क करना, समस्याओं को सुलझाना पड़ता है। इससे क्या होता है, उनकी जो मेंटल एबिलिटीज है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो कॉग्निशन है, डेवलप होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन लीजिए, पाठ्यक्रम का ग्रास रूट मॉडल किसने विकसित किया था? पाठ्यक्रम का जो ग्रास रूट मॉडल है वो हिल्दा टाबा ने दिया था। सर किसने दिया था? हिल्दा टाबा ने। इसे जमीनी प्रतिमान भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? इसको जमीनी प्रतिमान भी कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि जो भी हमारा टीचिंग प्रोसेस होता है ना, उसमें आने वाली सभी प्रकार की जो कठिनाइयां होती हैं उनका मुख्य कारण पहचान करके उन्हें दूर करने की कोशिश की जाती है। तो ये ग्रास रूट मॉडल किसने दिया था? हिल्दा टाबा ने दिया था। सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन, ग्रास रूट मॉडल प्रारंभ होता है कहां से? प्रशासक के विचार से? नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से? नहीं। शिक्षक की भागीदारी और कक्षा की आवश्यकताओं से प्रारंभ होता है ये, क्योंकि ग्रास रूट जो मॉडल है ना, ये बॉटम टू टॉप चलता है, मतलब नीचे जमीनी स्तर से शुरू होता है तब ऊपर पहुंचता है। इसमें शिक्षक की भागीदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? जो हिल्दा टाबा है, टाबा का मानना था कि पाठ्यक्रम जो है ना, वो एक्सपर्ट्स या जो विशेषज्ञ हैं, जो प्रशासक हैं, उनके द्वारा ऊपर से नहीं थोपा जाना चाहिए बच्चों के ऊपर कि ये लो हमने पाठ्यक्रम तैयार करके दे दिया, स्कूल्स में ये अप्लाई करो, बच्चों को ये पढ़ाओ। वो चीज नहीं होनी चाहिए। इसके बजाय इसे टीचर्स के द्वारा डेवलप किया जाना चाहिए, जो वास्तव में छात्र को कक्षा में पढ़ा रहे होते हैं, उनके द्वारा इसको डेवलप करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें शिक्षक की भागीदारी को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। दूसरी बात है कक्षा की आवश्यकताओं से, मतलब क्योंकि टीचर क्लास में जमीनी स्तर पर होता है, वो समझता है कि बच्चे को किस चीज की आवश्यकता है, बच्चा क्या चाहता है, उसकी रुचि, क्षमता, योग्यता किसमें है, और यहाँ की जो लोकल एरिया है उसको किस तरीके की चीजों की आवश्यकता है, उसी तरीके का पाठ्यक्रम बच्चों के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो ये ग्रास रूट मॉडल जो है वो शिक्षक की भागीदारी और छात्र की आवश्यकताओं से शुरू होता है। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। प्रशासनिक मॉडल का नेतृत्व करता है। प्रशासनिक मॉडल ये कक्षा शिक्षक का नेतृत्व करता है, शिक्षा प्रशासक या नीति निर्माता का नेतृत्व करता है, छात्र संगठन या फिर गैर सरकारी संगठन की बात करता है। पाठ्यक्रम विकास का जो प्रशासनिक मॉडल है ये किसकी बात कर, देखिए अगर हम इसकी बात करें तो इसका सबसे पहले तो प्रतिपादन किसने किया था? इसका प्रतिपादन किया था गैलेन सेलर ने। सर किसने? गैलेन, ध्यान रखिए, लिख लीजिए, गैलेन सेलर ने इसका प्रतिपादन किया था प्रशासनिक मॉडल का। इस मॉडल की जो शुरुआत है और जो कंट्रोल है वो शिक्षा मंत्रालय के जो अधिकारी होते हैं या जो बोर्ड के प्रशासक होते हैं या जो सरकारी नीति निर्माता होते हैं उनके हाथ में होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर? तो शिक्षा प्रशासक या नीति निर्माता का जो है, नीति निर्माता इसका नेतृत्व करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। प्रदर्शन मॉडल शामिल करता है। प्रदर्शन मॉडल जो है ये केवल पाठ्यपुस्तक लेखन शामिल करता है, चयनित स्कूलों में प्रायोगिक पाठ्यक्रम, केवल अंतिम परीक्षा या फिर बजट आवंटन की बात करता है। तो आपको बताते चलें कि ये चयनित स्कूलों में प्रायोगिक पाठ्यक्रम शामिल करता है। कैसे? देखिए, प्रदर्शन मॉडल, प्रदर्शन प्रतिमान को प्रशिक्षण का परंपरागत प्रतिमान भी कहा जाता है। ओके, और इसका जो प्रतिपादन है वो टायलर ने किया था। किसने? टायलर ने इसका प्रतिपादन किया था। अब ये जो प्रदर्शन मॉडल है इसमें क्या होता है कि कोई भी नया सिलेबस है, कोई भी नया पाठ्यक्रम है, उसको सीधे डायरेक्ट सभी स्कूलों में लागू नहीं किया जाता। पहले कुछ चुने हुए स्कूलों में प्रयोग के तौर पर चलाया जाता है। भाई कोई भी पाठ्यक्रम तैयार किया गया, उसको डायरेक्ट स्कूलों में नहीं भेज दिया जाता, पहले उसको ट्रायल किया जाता है। ठीक है, कुछ चुने हुए स्कूलों में, चयनित स्कूलों में उसका प्रयोग किया जाता है। इन स्कूलों में पाठ्यक्रम की परफॉर्मेंस कैसी रही उसको देखा जाता है। अगर वहाँ अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, और जाहिर सी बात है नया नया पाठ्यक्रम है, कुछ हमें कमियां भी नजर आएंगी, तो कमियों का भी पता चलता है, तो फिर उन कमियों को सुधार करके उसके बाद
जब वो पूरा वेल मेंटेन हो जाता है फिर पूरे देश या पूरे राज्य में उसको लागू करने के लिए भेज दिया जाता है कि आप इसको पूरे जो है राज्य में पूरे हर जगह इसको लागू कर सकते हो पूरे देश में, ठीक है। तो पहले उसको चुने हुए स्कूलों में प्रयोग करके देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि हिल्दा टाबा का मॉडल है, ऊपर से नीचे की तरफ या फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, ये प्रशासनिक है राजनीतिक। देखिए हिल्दा टाबा का जो मॉडल है ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ। कैसे नीचे से ऊपर की तरफ जाने का मतलब ये है, इसे हम बॉटम अप भी कहते हैं, यानी शुरुआत जो है वो टीचर्स और कक्षा का स्तर क्या है उसके अकॉर्डिंग होती है, बाद में उसे बड़े स्तर पर लागू किया जाता है, ठीक है। ग्रास रूट जो मॉडल है ये, अब इसमें टाबा का मानना था कि पाठ्यक्रम जो ऊपर के अधिकारी हैं, प्रशासक हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके द्वारा थोपा नहीं जाना चाहिए, इसके बजाय इसे उन टीचर्स के द्वारा डेवलप किया जाना चाहिए जो वास्तव में कक्षा में छात्रों को पढ़ाते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस मॉडल में टीचर सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वही छात्रों की वास्तविक जरूरत और समस्या को बेहतर तरीके से समझते हैं, ठीक है। तो ये नीचे से ऊपर की तरफ चलता है। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। कौन सा मॉडल शिक्षक की भागीदारी के लिए सबसे लचीला है? प्रशासनिक, ग्रास रूट, प्रदर्शन या फिर टाइलर? आप अभी तक समझ गए होंगे इतने क्वेश्चंस में कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए जहां पे पूछ रहा है शिक्षक भागीदारी, शिक्षक की भागीदारी कहां पे, टीचर कहां ज्यादा एक्टिव है, तो टीचर यहां ग्रास रूट मॉडल में, हिल्दा टाबा मॉडल में, क्योंकि ये बॉटम अप अप्रोच होता है। इस मॉडल को किसने? हिल्दा टाबा ने डेवलप किया था। उनका मानना था कि पाठ्यक्रम का निर्माण उन लोगों के द्वारा किया जाना चाहिए जो छात्रों को पढ़ाते हैं, यानी शिक्षक, ठीक है, ना कि केवल प्रशासक के द्वारा। इसमें टीचर्स को अपनी कक्षा की जरूरत, छात्रों का स्तर क्या है और वहाँ पे लोकल में जो कैसी परिस्थितियाँ हैं उसके अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम में बदलाव करना और उसे डिजाइन करने की पूरी आज़ादी होती है टीचर के पास, ठीक है। तो हमारा जो ग्रास रूट मॉडल है ये यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो प्रशासनिक मॉडल होता है ये टॉप डाउन चलता है, टॉप टू डाउन की तरफ चलता है, ठीक है, जहाँ जो डिसीजंस होता है वो ऊपर के अधिकारी लेते हैं, पाठ्यक्रम ये अधिकारी तय कर देते हैं और उसको भेज देते हैं अप्लाई करने के लिए, ठीक है। टीचर उसको सिर्फ अप्लाई कर सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला प्रश्न कहता है प्रशासनिक मॉडल की अक्सर आलोचना की जाती है। पर प्रशासनिक जो मॉडल होता है उसकी आलोचना इसलिए होती है क्योंकि उसमें टीचर का रोल नहीं होता, शिक्षक की भागीदारी नहीं होती, और जबकि मेन शिक्षक ही होता है क्योंकि वही भाई उस लोकल एरिया में पढ़ा रहा है, वहाँ के बच्चों को पढ़ा रहा है, उसे पता है कि मेरी क्लास में बच्चे कैसे हैं, किस बच्चे को किस तरीके की जरूरत है, उसकी आवश्यकता, क्षमता, रुचि, योग्यता कितनी है, उसके हिसाब से पाठ्यक्रम डेवलप होना चाहिए। जबकि प्रशासनिक में क्या है कि ऊपर के अधिकारियों ने पाठ्यक्रम डेवलप करके भेज दिया, टीचर उसे सिर्फ अप्लाई कर पाएगा। इसलिए इसकी आलोचना होती है कि भाई टीचर जो होता है ना वो जमीनी स्तर पर काम करता है, बच्चे की जड़ नस नस उस टीचर को पता है, तो उस टीचर को पाठ्यक्रम डेवलप करना चाहिए। लेकिन प्रशासनिक मॉडल में टीचर कुछ नहीं कर सकता, इसमें उसकी भागीदारी नहीं होती है, इसीलिए इसकी आलोचना होती है। अगला क्वेश्चन है प्रदर्शन मॉडल निम्नलिखित के लिए उपयोगी है। प्रदर्शन मॉडल, देखिए व्यापक अनुप्रयोग से पहले नवाचारों का परीक्षण होता है, पाठ्यक्रम लक्ष्यों की अनदेखी नहीं, शिक्षक की भूमिका को समाप्त, केवल सर्वेक्षण करना। देखिए प्रदर्शन मॉडल अभी मैंने ऊपर भी पढ़ाया था आपको, इसमें क्या होता है कि व्यापक अनुप्रयोग से पहले भाई किसी पूरे देश में या राज्य में अप्लाई करने से पहले उसको टेस्ट किया जाता है। जो भी पाठ्यक्रम तैयार हुआ क्या होता है, पहले टेस्ट किया जाता है। ये मॉडल जो है वो प्रदर्शन मॉडल जो है वो करके देखने और प्रमाण पर आधारित होता है, जिसमें जो नए थॉट्स होते हैं या जो भी आपने उसमें नए नए आइडियाज़, नई नई चीज़ें इंक्लूड की हैं पाठ्यक्रम में, उसको सीधे डायरेक्ट बड़े पैमाने पर लागू करने की बजाय पहले एक छोटे लेवल पर आजमाया जाता है। जो आपने चीज़ें, नई चीज़ें, नए मेथड्स, नई टेक्निक, नई स्ट्रेटजी, जो कुछ भी आपने पाठ्यक्रम में अप्लाई किया है उसको पहले टेस्ट किया जाता है, ठीक है। अगर वो सफल होता है तभी उसे बड़े स्तर पर पूरे जिले या राज्य में लागू करने की सिफारिश की जाती है। इसलिए ऑप्शन जो फर्स्ट है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है 64 नंबर, दार्शनिक निर्धारक मार्गदर्शन करते हैं। दार्शनिक निर्धारक किसका मार्गदर्शन करते हैं? क्या सिखाया जाना चाहिए? स्कूल निर्माण का, वेतन संरचना या उपस्थिति प्रणाली? देखिए दर्शन शास्त्र ये तय करता है कि शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है। जैसे बच्चे का चरित्र निर्माण करना है, ज्ञान की प्राप्ति करना है, या किसी व्यवसाय से संबंधित बच्चे को वो स्किल डेवलप करनी है बच्चे के अंदर। आखिर अंतिम लक्ष्य क्या है शिक्षा का? जब लक्ष्य तय हो जाता है तभी ये तय किया जा सकता है कि आखिर क्या सिखाया जाना चाहिए, मतलब विषय वस्तु क्या होगी, कंटेंट
क्या होगा। अगर हम बच्चे को किसी व्यवसाय से संबंधित कुशलता देना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड हमको सिखाना होगा, ठीक है। अगर हम उसे ज्ञान की प्राप्ति कराना चाहते हैं उस तरीके से सिखाना होगा, बच्चे को चरित्र निर्माण करना है उस तरीके से चीजें सिखानी होगी। तो पहले यही तय किया जाता है कि आखिर लक्ष्य क्या है। अगला क्वेश्चन लीजिए, कहता है मनोवैज्ञानिक निर्धारकों पर आधारित पाठ्यक्रम होता है, उम्र के अनुसार और शिक्षार्थी केंद्रित, शिक्षक प्रधान, केवल विषय केंद्रित या फिर प्रकृति से राजनीतिक होता है। आपको बताते चले मनोवैज्ञानिक निर्धारक की बात हो रही है। पाठ्यक्रम विकास में साइकोलॉजिकल जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि छात्र कैसे सीखते हैं और उनकी क्षमताएं क्या हैं। अब इसमें जो है बात हो रही है शिक्षार्थी केंद्रित की, लर्नर सेंटर्ड। मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बच्चा ही तो होता है। इसमें पाठ्यक्रम को उस बालक की रुचि, योग्यता, क्षमता उसके अकॉर्डिंग तैयार किया जाता है, ठीक है। और देखा जाता है बच्चे की उम्र क्या है। भाई आपने जैसे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तो पढ़ा ही होगा, वो बताते हैं कि किस उम्र में बच्चा क्या सीखने के योग्य बना है, ठीक है। 0 से 2 साल में क्या सीखेगा, 2 से 7 साल में उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज आ जाएंगी, 7 से 11 में उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज आ जाएंगी, फिर 11 से 15 में क्या क्या गुण उसके अंदर आ जाएंगे, कितनी बुद्धि उसकी डेवलप हो जाएगी। तो मनोवैज्ञानिक आधार पर बना पाठ्यक्रम हमेशा छात्र की आयु और उसके मानसिक स्तर के अनुकूल होता है, ठीक है। शिक्षार्थी केंद्रित होता है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है कि पर्यावरण संगत पाठ्यक्रम बढ़ावा देता है। पर्यावरण जिसको हम इको फ्रेंडली करिकुलम भी कहते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों को प्रकृति के प्रति, नेचर के प्रति सेंसिटिव बनाना, संवेदनशील बनाना और उस प्रकृति, उस नेचर का कैसे संरक्षण करना है इसके तरीके सिखाना होता है। तो अब यहाँ पे जो पर्यावरण संगत पाठ्यक्रम है ये बच्चे के अंदर स्थिरता और जागरूकता को बढ़ावा देता है। स्थिरता जिसको हम सस्टेनेबिलिटी कहते हैं, ये बच्चों को सिखाता है कि जो संसाधन है उनका उपयोग इस तरह कैसे किया जाए कि फ्यूचर की जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी चीजें सुरक्षित रहें, बची रहें, ठीक है। और जागरूकता जैसे हमारे जो भी जलवायु परिवर्तन है या जो ये पॉल्यूशन फैल रहा है, ये जो बड़ी समस्याएं हैं इनके प्रति छात्रों को जागरूक करता है, ये चीज अवेयरनेस लाता है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है ग्रास रूट मॉडल बल देता है। फिर वही हिलदा टाबा वाला क्वेश्चन, घुमा घुमा के क्वेश्चन खूब पूछता है। ग्रास रूट मॉडल पाठ्यक्रम विकास में शिक्षक की भूमिका पर बल देता है कि जो कैरिकुलम डेवलप किया जाए ना उसमें टीचर का रोल इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वही जमीनी स्तर पर काम करता है। ओके, अगला क्वेश्चन, डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल शुरू होता है। डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल अभी मैंने ऊपर पढ़ाया प्रदर्शन मॉडल, क्या पढ़ाया, प्रदर्शन मॉडल, उसी को डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल भी कहा जाता है। ओके, ये जो है वास्तविक परिस्थितियों में पाठ्यक्रम परीक्षण से, कहने का मतलब है कि जो भी सिलेबस तैयार किया गया पहले उसे एक रियल क्लास रूप में लागू करके देखा जाएगा कि वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। वास्तविक परिस्थितियां मतलब रियल क्लासरूम में पहले उसको टेस्ट किया जाएगा। स्कूल या कक्षा में पढ़ाकर ये देखा जाएगा कि छात्र उस कैरिकुलम को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। भाई मान लो जैसे आपने नया साइंस का पाठ्यक्रम बनाया है, ठीक है, उसे पहले कुछ स्कूलों में पढ़ा करके देखा जाएगा कि स्टूडेंट्स की कैसी अंडरस्टैंडिंग है, रिस्पांस कैसा है, कहाँ कहाँ बच्चों को कठिनाई आ रही है ना। अगर कोई कमी आ रही है तो उसको पहले सुधारा जाएगा, फिर उसको फाइनल जो है फिर फाइनल आउट उसको दे दिया जाएगा कि अब इसको फाइनली सही करके और फिर बड़े स्तर पर भेज दो, यानी कि ट्रायल करके देखना वास्तविक परिस्थितियों में परीक्षण कहलाता है। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि स्थानीय आवश्यकताओं के लिए कौन सा मॉडल उपयुक्त है। प्रशासनिक मॉडल, ग्रास रूट मॉडल, केंद्रीकृत मॉडल या फिर मानकीकृत मॉडल। स्थानीय आवश्यकताओं के लिए कौन सा मॉडल उपयुक्त है, तो स्थानीय आवश्यकताओं के लिए ग्रास रूट मॉडल आवश्यक है क्योंकि ये नीचे से ऊपर की तरफ चलता है। बॉटम, इसको बॉटम अप कहते हैं, ठीक है, जिसमें स्थानीय स्तर पर स्कूल या टीचर की जो भी आवश्यकताएं हैं, जैसी परिस्थितियां हैं, जैसी समस्याएं, उनको ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम बनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है शिक्षक निर्धारक ध्यान केंद्रित करते हैं। शैक्षिक निर्धारक ध्यान केंद्रित करते हैं। शैक्षिक निर्धारक पाठ्यक्रम मूल्यांकन पर, शिक्षक की शिक्षण विधियों पर, अधोसंरचना पर या फिर पाठ्यक्रम की लंबाई पर। आपको बता दें शैक्षिक निर्धारक ये तय करते हैं कि ज्ञान को छात्रों तक पहुंचाने का सबसे
प्रभावी तरीका क्या है, जो भी ज्ञान है वो छात्रों तक कैसे पहुंचाया जाए, इफेक्टिव तरीका क्या है, यानी कि हाउ टू टीच, पढ़ाया कैसे जाए। इसमें जो भी नई नई टीचिंग मेथड्स हैं, जो भी टूल्स हैं, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी होगी, वो सारी चीज़ें शैक्षिक निर्धारक जो है वो शिक्षक की शिक्षण विधियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस बात पर जोर दिया जाता है कि टीचर क्लास में जो भी करिकुलम, जो भी सिलेबस है उसको कैसे प्रेजेंट करता है, ताकि लर्निंग के जो भी उद्देश्य हैं, जिन उद्देश्यों को लेकर के वो टीचिंग प्रोसेस चल रहा है, उसको प्राप्त भी किया जा सके। तो शैक्षिक निर्धारक शिक्षक की शिक्षण विधियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सामाजिक निर्धारकों से प्रभावित पाठ्यक्रम में शामिल होगा स्थानीय परंपराएं और मूल्य, केवल वैज्ञानिक ज्ञान, सैन्य प्रशिक्षण या फिर टैक्स के नियम इसमें इंक्लूड होंगे। आपको बताते चलें कि सामाजिक निर्धारकों, पाठ्यक्रम विकास में सामाजिक निर्धारक जो सोशल डिटर्मिनेंट्स होते हैं, इस विचार पर आधारित होते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य छात्र को समाज का एक एक्टिव और एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर बनाना होता है, कि वो समाज का एक सक्रिय और जिम्मेदार नागरिक बन सके, सदस्य बन सके। इसमें जो भी स्थानीय परंपराएं और मूल्य हैं वो सामाजिक निर्धारकों से प्रभावित पाठ्यक्रम में शामिल होते हैं। भाई समाज चाहता है कि उसकी आने वाली पीढ़ी जो है उसकी परंपराएं, सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, उसके जो भी मूल्य हैं उनको समझे, उन्हें आगे बढ़ाए, इसलिए पाठ्यक्रम में स्थानीय संस्कृति को भी स्थान दिया जाता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि पाठ्यक्रम में समानता का अर्थ ये भी है। पाठ्यक्रम में समानता का अर्थ क्या है? समानता यानी कि इक्वलिटी। इक्वलिटी का अर्थ है एक समान अधिगम वातावरण। भाई सभी छात्रों को उनकी जाति, धर्म या उनका लिंग, आर्थिक स्थिति जैसी भी हो, ठीक है, शिक्षा के समान अवसर और संसाधन सबको प्राप्त होने चाहिए। ठीक है, अब जैसे समान अवसर की बात हो रही है, इसका अर्थ है कि हर छात्र को सीखने के लिए एक जैसा और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिले, जहां किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन लीजिए। संवैधानिक मूल्य बढ़ावा देते हैं। संवैधानिक मूल्य क्या होते हैं सर? संवैधानिक मूल्य जैसे आपके न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे की भावना, ये समाज में एकता और राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देते हैं। किसको? एकता और राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ऐसे पाठ्यक्रम का समर्थन करता है जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो ऐसे पाठ्यक्रम का समर्थन करता है जो शिक्षार्थी केंद्रित और विकास के अनुकूल हो। आपको बताते चले, मनोविज्ञान किसमें बात कर, मनोविज्ञान जो है ये बच्चे, इसके लिए क्या है, बच्चा मेन होता है। ठीक है, ये बालक केंद्रित होता है, बालक केंद्रित चीज़ों पर ध्यान देता है। शिक्षार्थी केंद्रित की बालक की रुचि, क्षमता, योग्यता क्या है उसके हिसाब से उसको सिखाओ। दूसरी बात है बच्चे का डेवलपमेंट होना चाहिए, बच्चे के अनुसार, बच्चे के अकॉर्डिंग होता है ये। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण ऐसे पाठ्यक्रम का समर्थन करता है जो पाठ्यक्रम शिक्षार्थी केंद्रित हो। दूसरी बात, बच्चे के विकास के अनुकूल होना चाहिए। ऑप्शन भी राइट हो गया। अगला क्वेश्चन 75 नंबर, पाठ्यक्रम शब्द मुख्य रूप से किससे संबंधित करता है? जो पाठ्यक्रम शब्द है हमारा किससे संबंधित है? तो यह शिक्षण तकनीक से, केवल पाठ्य पुस्तकों से, नियोजित शिक्षण अनुभव से या फिर कक्षा अनुशासन से। पाठ्यक्रम जो होता है ये नियोजित शिक्षण अनुभव से क्या होता है, संबंधित होता है। अब जैसे इसमें नियोजित बात हुई, नियोजित का मतलब होता है प्लान्ड, कोई भी चीज़ पहले से प्लान करना, योजना बनाना। तो नियोजित शिक्षा में कोई भी चीज़ तुक्के से नहीं होती। नियोजित का मतलब है कि एक्सपर्ट्स ने सोच समझकर ये तय किया है कि बच्चा क्या सीखेगा, है ना, कंटेंट क्या रहेगा, कैसे सीखेगा, किस मेथड से सीखेगा, सीखने के बाद उसमें क्या क्या बदलाव आएंगे, आखिर आउटकम क्या निकल करके आएगा। जब हम इसे नियोजित अनुभव कहते हैं तो इसमें शिक्षण तकनीकी और कक्षा का अनुशासन अपने आप इसमें शामिल हो जाते हैं, क्योंकि ये भी तो योजना का ही हिस्सा होते हैं। अब जैसे इसमें बात हो रही है एक्सपीरियंस की, अनुभव की, एक्सपीरियंस ही असली शिक्षा है, बच्चे का अनुभव ही तो असली शिक्षा है। मनोविज्ञान कहता है कि बच्चा केवल सुनकर या पढ़कर नहीं सीखता बल्कि एक्सपीरियंस करके सीखता है। अगर आप जैसे मान लीजिए ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अगर आप सिर्फ ये चैप्टर पढ़ा दें तो ये तो एक आपने सिलेबस को डिस्क्राइब कर दिया कि आपने पढ़ा दिया। लेकिन अगर आप स्कूल में ऐसी एक्टिविटीज़ कराएं जहां बालक ईमानदारी का इंपॉर्टेंस महसूस करे तो वो नियोजित शिक्षण अनुभव हो जाएगा। पाठ्यक्रम का असली मकसद बच्चे के व्यवहार में बदलाव लाना है जो केवल अनुभव से आता है, इसलिए पाठ्यक्रम शब्द मुख्य रूप से नियोजित शिक्षण अनुभव से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नहीं,
आपको बताते चले कि हम पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। पेड नोट्स का मतलब होता है कि आपको कुछ फीस पे करनी पड़ती है एंड कंप्लीट नोट्स, आपके चारों पेपर के कंप्लीट नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट पे व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। नोट्स के लिए आप हमें इस नंबर पे 9628182649 यहाँ पे मैसेज करिए, उसमें लिखिए कि सर हमें बीएड फोर्थ सेमेस्टर कानपुर यूनिवर्सिटी के नोट्स चाहिए। अब जैसे आप लोग पेपर 3 पढ़ रहे हैं, पेपर 3 का कंटेंट मैं आपको दिखा दूँ किस तरीके का आपको मिलने वाला है। अब जैसे पेपर 3 है, ठीक है, कानपुर यूनिवर्सिटी बीएड फोर्थ सेमेस्टर अपडेटेड बाय पूरा न्यू सिलेबस बेस्ड नोट्स है, पेपर 3 आपको मिलने वाला है। ठीक है, इसमें हम आपको इस तरीके का सब्जेक्टिव कंटेंट भी देते हैं कि आखिर पाठचर्या क्या होती है ना, और उसका अर्थ क्या है, अवधारणा क्या है। जो हमारा सब्जेक्टिव कंटेंट ना, ये भी बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको पढ़ने की में बहुत आसान, चीज़ों को बहुत कम शब्दों में आप इसको बहुत कम शब्दों में बहुत कम समय में इसको चीज़ों को आप क्लियर कर पाएंगे। पाठचर्या के निर्धारक हो गए, है ना, इसमें पाठचर्या के आधार, पाठचर्या के दार्शनिक आधार क्या होते हैं, और उसके बाद आदर्शवाद और पाठचर्या, आदर्शवाद पाठचर्या को किस तरीके से देखता है। ठीक है, आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं, प्रकृतिवाद पाठचर्या को किस तरीके से देखता है, प्रयोजनवाद पाठचर्या को किस तरीके से देखता है। तो ये सारी चीज़ें, यथार्थवाद पाठचर्या को, तो ये बहुत कम शब्दों में और बहुत आसान तरीके से चीज़ों को समझने वाले हैं आप। उसके बाद आपको मिलने वाला है शॉर्ट नोट्स, वन लाइनर, पेपर 3 ही है। अब इसके वन लाइनर देखिए किस तरीके से होंगे। वन लाइनर का मतलब होता है एक एक लाइन में पॉइंट क्लियर, एक एक लाइन में कैसे, जैसे पाठचर्या प्रतिमान का पाठचर्या के स्वरूप से होता है, पाठचर्या प्रतिमान का स्वरूप शैक्षिक लक्ष्यों पर निर्धारित होता है ना, और पाठचर्या में 3 तथ्य होते हैं, उद्देश्य, प्रक्रिया, परिस्थिति को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। इसी तरीके से पाठचर्या का उद्देश्य, पाठचर्या के प्रक्रिया प्रतिमान में प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाती है ना। प्रणाली विश्लेषण, जो कल क्वेश्चन यहीं से पूछा गया था, उपागम का प्रयोग करके परिस्थितियों का विश्लेषण किया जाता है। हिल्दा टाबा का जमीनी प्रतिमान के तहत पाठचर्या के निर्माण के लिए अभिभावक, टीचर, छात्रों और विभिन्न समुदायों विशेष को भी सम्मिलित इसमें किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह प्रतिमान लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए प्रतिमान है ना। तो ये हिल्दा टाबा का, और हिल्दा टाबा ने अपने व्यापक मूल्यांकन पाठचर्या प्रतिमान के 4 प्रमुख सोपानों का उल्लेख किया है। तो अब देखिए, जमीनी प्रतिमान को अंग्रेजी में ग्रास रूट मॉडल कहते हैं, इसको तृणमूल प्रतिमान भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पिछली बार ही पूछा गया, लास्ट ईयर ही पूछा गया है कि तृणमूल प्रतिमान किसको कहा जाता है। जमीनी प्रतिमान, बाल केंद्रित प्रतिमान भी इसको माना जाता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको कम से कम समय में कम से कम शब्दों में पढ़ने को मिलती हैं। फिर आती है मेन इंपॉर्टेंट चीज़, वो है आपका MCQs PYQs, क्योंकि एग्जाम आपका MCQs है। तो देखिए, आपको मिलने वाला है चैप्टर वाइज MCQs, ठीक है। PYQ 2021, 22, 23, 24, 25, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको मिलने में पहले ये चैप्टर वाइज मिलेगा, ठीक है। चैप्टर वाइज के बाद अब देखिए, ये जो क्वेश्चन आपसे प्रश्न पाठचर्या, ये देखिए क्वेश्चन मैं बार बार आपको बता देता हूँ कि प्रश्न पाठचर्या जिसको हिडन करिकुलम कहते हैं, इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले के फिलिप जैक्सन ने दिया था 1968 में। ये क्वेश्चन यानी कि पूरा पेपर आपको यहीं से मिलने वाला, एज इट इज़ आपको यहीं से मिलने वाला है। अब ये क्वेश्चन पेपर है आपके सामने, यहाँ पे देखिएगा, ये कौन सा क्वेश्चन पेपर है भाई, ये है 2022 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और इसके बाद जब नीचे चलेंगे तो आपको नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन पेपर मिलेगा। यहाँ पे हमारा है ये 2025 का क्वेश्चन पेपर है। तो 21 से लेकर के 25 तक के क्वेश्चन पेपर आपको मिलने वाले हैं। सबसे बड़ी बात, जो मार्केट में आपका क्वेश्चन बैंक है इजी नोट्स, वह भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। इसकी PDF इसलिए दे देते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि हमने मार्केट का कंटेंट नहीं पढ़ा, सिर्फ सर का पढ़ा है, या आपके अंदर ये ना रह जाए कि हमें वो भी कंटेंट लेना चाहिए, मार्केट का इजी नोट्स भी लेना चाहिए। इसलिए हम उसकी भी PDF निशान लगा करके आप तक भेज देते हैं, ताकि आपको अगर समय मिले तो आप ये भी देख लें। बाकी हमारे नोट्स पढ़ने के बाद ये जो इजी नोट्स है इसको पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको दे देते हैं कि अगर टाइम मिले तो इसको भी एक बार आप नज़र मार लीजिएगा, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हमने दिखाई, ऐसा नहीं कि सिर्फ थर्ड सेमेस्टर में पेपर 3 का ही ये मिलेगा, सारे सब्जेक्ट्स का इतना मटेरियल आपको मिलने वाला है, ठीक है। जो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उसी का हम आपको दिखा देंगे। फिलहाल नोट्स लेने के लिए फटाफट मैसेज करके नोट्स लेकर के अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। 11 मई से आपकी परीक्षा शुरू है। अगला क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन कहता है, मुख्य पाठ्यक्रम केंद्रित होता है, जो मुख्य पाठ्यक्रम होता है वो किस पर केंद्रित होता है, वैकल्पिक विषयों पर, पाठ्येतर गतिविधियों पर, आवश्यक ज्ञान और कौशल पर, या फिर रटकर सीखने पर। जो मुख्य पाठ्यक्रम होता है वो बच्चे के आवश्यक ज्ञान पर केंद्रित होता है कि आखिर बच्चे को किस तरीके के ज्ञान की ज़रूरत है, वो ज्ञान बच्चे को दिया जाए, उसके अंदर स्किल्स डेवलप की जाए। कुल मिलाकर के ऑप्शन जो सी है वह राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, छिपा हुआ पाठ्यक्रम हिडन करिकुलम इंक्लूड करता है आधिकारिक पाठ्यक्रम, अनलिखित सामाजिक मानदंड और मूल्य, केवल व्यवहारिक ज्ञान, या फिर गृहकार्य। छिपा हुआ पाठ्यक्रम प्यारे दोस्तों, इसके लिए क्या कहा गया है, छिपा हुआ पाठ्यक्रम जो शिक्षक की बजाय विद्यालय द्वारा पढ़ाया जाता है, नहीं हिडन करिकुलम होता है। ये
उन चैप्टर्स या उन वैल्यूज़ या पर्सपेक्टिव्स का ग्रुप होता है जो छात्र स्कूल में औपचारिक रूप से नहीं बल्कि स्कूल का वातावरण, टीचर्स का बिहेवियर और एक दूसरे के साथ मेलजोल से सीखते हैं। ये किसी पाठ्यपुस्तक या किसी पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं होता है, ये अनरिटन होता है, अनलिखित होता है। इसमें वो चीज़ें शामिल हैं जो कभी पढ़ाई नहीं जाती कि आज टीचर जो है क्लास में ये चीज़ें पढ़ा रहा है, नहीं, ये कभी पढ़ाई नहीं जाती, लेकिन बच्चा उन्हें खुद ब खुद सीख जाता है। जैसे टीचर्स का सम्मान कैसे करना है, लाइन में लग करके अपनी बारी का इंतजार कैसे किया जाता है, पैशेंस क्या होता है, समाज के अनुसार सही बिहेवियर क्या है, ये चीज़ें हमें कोई पढ़ाता नहीं कि बेटा ये धैर्य है इसको ऐसे किया जाता है, या ये सम्मान है इसको ऐसे किया जाता है, ये अच्छा बिहेवियर है इसको ऐसे, नहीं, कोई नहीं सिखाता। हम अपने आप चीज़ें सीखते चले जाते हैं। या कोई हमें कोई कंपटीशन का किताब नहीं आती कि हमें कोई सिखाए कि ये होती है प्रतियोगिता, नहीं, अपने आप हम सीख जाते हैं कंपटीशन क्या होता है, एक दूसरे का सहयोग कैसे किया जाता है, सहयोग की भावना क्या होती है, हम अपने आप सीखते चले जाते हैं। हमारे समाज के जो भी मानदंड है, जो मूल्य है, जो भी सभ्यता संस्कृति, हम सब अपने आप सीख जाते हैं। ये अक्सर अनजाने में होता है। जैसे स्कूल में जिस तरह की प्रार्थना होती है या जिस तरह से मेज कुर्सियां लगाई जाती हैं, तो छात्र के उससे वो भी छात्र के सोचने का तरीका और सामाजिक मूल्य को प्रभावित करती हैं चीज़ें। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाता है, अनलिखित सामाजिक मानदंड और मूल्य। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, निम्न में से कौन पाठ्यक्रम का एक घटक है? पाठ्यक्रम का घटक क्या है? कक्षा का फर्नीचर, शिक्षार्थी के अनुभव, समय सारणी या फिर स्कूल की छुट्टियां। आपको बता दें कि शिक्षार्थी के जो अनुभव होते हैं वो भी पाठ्यक्रम का एक घटक है। अगला क्वेश्चन लीजिए, पाठ्यक्रम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कक्षा को डेकोरेट करने में, नहीं भैया। प्रभावी शिक्षण में, जी हाँ। परीक्षा आयोजित करने में, नहीं। कार्यक्रम की व्यवस्था, नहीं। एक इफेक्टिव टीचिंग में पाठ्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि देखिए पाठ्यक्रम जो है ना, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की रीढ़ की हड्डी माना गया है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की रीढ़ की हड्डी है ये पाठ्यक्रम। क्योंकि इफेक्टिव टीचिंग में जो है पाठ्यक्रम क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये सारी चीज़ें क्लियर करता है। प्रभावी शिक्षण में, इफेक्टिव बनाने में ये टीचर को ये तय करने में मदद करता है कि किस विषय को कितना टाइम देना है, जिससे पूरा कोर्स टाइम पर और अच्छे ढंग से समाप्त भी हो जाए। प्रभावी पाठ्यक्रम केवल कंटेंट नहीं बताता है कि ये पढ़ाना है, बल्कि ये भी बताता है कि उसे किस तरह की एक्टिविटीज़ के माध्यम से, किस मेथड से, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करके उसको पढ़ाना चाहिए ताकि छात्र आसानी से सीख जाएं। तो पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा प्रभावी शिक्षण बनाने में भी है। अगला क्वेश्चन, पाठ्यक्रम की प्रकृति होती है स्थायी, गतिशील और विकसित होने वाली, अप्रासंगिक या फिर मनमानी होती है। देखिए पाठ्यक्रम की जो प्रकृति होती है वह गतिशील होती है। गतिशील मतलब सर डायनामिक होती है। डायनामिक क्यों होती है? देखिएगा, क्योंकि ये लगातार बदलती रहती है ना। पाठ्यक्रम की प्रकृति स्थिर नहीं होती है, बल्कि समय के हिसाब से, समाज की हिसाब से, बच्चों की ज़रूरतों के हिसाब से लगातार बदलती रहती है और डेवलप होती रहती है, इसीलिए ये गतिशील यानी कि डायनामिक है। स्थायी, देखिए पाठ्यक्रम बदलता रहता है, स्थायी नहीं होता। अप्रासंगिक, इररेलेवेंट नहीं, रेलिवेंट चीज़ें होती है। पाठ्यक्रम हमेशा प्रासंगिक बनाया जाता है बच्चे के अकॉर्डिंग, बच्चे के हिसाब से। इररेलेवेंट चीज़ें में तो फिर बच्चा इंक्लूड नहीं होगा, उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा, बोर हो जाएगा, उसके काम की चीज़ें नहीं है, क्यों पढ़ेगा वो। मनमाना नहीं होता है, पाठ्यक्रम पूरा प्री प्लान्ड होता है। ओके, इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी के साथ में यहाँ पे चले जाएंगे। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन लीजिए, कहता है एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया पाठ्यक्रम लक्ष्य रखता है। किस बात का लक्ष्य रखता है? छात्रों को भ्रमित करने का, अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति का, पाठ्यक्रम को कम करने के लिए, या फिर कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए। एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया जो पाठ्यक्रम होता है ना, वो अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लक्ष्य रखता है कि जो भी जिन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, बच्चे जो सीख रहे हैं, उन उद्देश्यों की प्राप्ति होनी चाहिए। इसलिए ऑप्शन बी राइट हो गया। पाठ्यक्रम विकास में मुख्य भूमिका कौन निभाता है? जो करिकुलम डेवलपमेंट होता है ना, उसमें मेन रोल कौन अदा करता है? छात्र, माता पिता, टीचर्स या फिर पुस्तकालयाध्यक्ष? तो इसमें मेन रोल होता है शिक्षक का। किसका? टीचर का, क्योंकि वो जानता है कि बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या उसके हिसाब की चीज़ें हैं। तो पाठ्यक्रम डेवलपमेंट पे टीचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। क्वेश्चन कहता है कि पाठ्यक्रम में मूल्यांकन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। मूल्यांकन क्यों किया जाता है? छात्रों को फेल करने के लिए नहीं भाई। मूल्यांकन, आपने आज चैप्टर पढ़ाया, ठीक है, उसके क्वेश्चन आंसर लिखवाए, 2 दिन बाद उसका टेस्ट ले रहे हो। क्यों टेस्ट ले रहे हो? क्या जानना चाह रहे हो? कि बच्चों को फेल करेंगे, या फिर जो हमने पढ़ाया उसका रिजल्ट क्या निकला वो चेक करने के लिए,
या उनको डंडा मारने के लिए कि टेस्ट ले लें, बच्चे लिख पाएंगे नहीं तो नहीं कुछ तो पीटने को मिलेगा, क्या ये सोचकर, या फिर पाठ्यक्रम बढ़ाने के लिए? नहीं, सिंपल सी बात है, हम पहले बच्चों को चैप्टर पढ़ाते हैं, फिर 2 दिन बाद उसका टेस्ट लेते हैं, ये जानने के लिए कि जो हमने पढ़ाया बच्चों ने कितना सीखा, यदि कहीं पर कमी रहती तो फिर हम उसमें इंप्रूवमेंट करते हैं। तो अधिगम परिणामों को मापने के लिए कि जो हमने पढ़ाया वो कितना सही और सटीक रहा, बच्चों को कितना समझ में आया, ये मापने के लिए हम मूल्यांकन प्रणाली का उपयोग करते हैं। इनमें से कौन छिपे हुए पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है? देखिए, जो छिपा हुआ पाठ्यक्रम होता है वो शिक्षक की बजाय विद्यालय द्वारा पढ़ाया जाता है, बच्चे चीज़ों को अपने आप सीखते समझते चले जाते हैं। देखिएगा, ये नियमों के प्रति सम्मान, ये भी छिपे हुए पाठ्यक्रम का हिस्सा है। शिक्षक का दृष्टिकोण क्या है? पाठ्यक्रम का हिस्सा है। निर्धारित पाठ्यपुस्तकें नहीं, छिपे हुए पाठ्यक्रम के लिए कोई किताब नहीं आती, कोई क्लास नहीं लगती इसकी। सहपाठियों के साथ बातचीत, ये भी छिपे हुए पाठ्यक्रम का हिस्सा है। निर्धारित पाठ्यपुस्तकें, ये छिपे हुए पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, क्योंकि बालक की चीज़ें अपने आप सीख जाते हैं, इसके लिए किताब पढ़ने की आवश्यकता उनको नहीं पड़ती है। पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या है? पाठ्यक्रम का उद्देश्य होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मार्गदर्शन करना। सर मतलब देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मार्गदर्शन करना कैसे होता है? पाठ्यक्रम शिक्षक और छात्र दोनों को सही दिशा देता है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, ये सब पाठ्यक्रम ही तो तय करता है। पाठ्यक्रम का यही उद्देश्य है, यानी शिक्षक बिना भटके सही डायरेक्शन में पढ़ा सके और छात्र सही तरीके से सीख सकें, यही तो मार्गदर्शन है। पाठ्यक्रम का उद्देश्य यही है भाई, है ना। अगर हमारे पास पाठ्यक्रम ना हो तो हम क्या पढ़ाएंगे आपको, और आप क्या पढ़ाएंगे, आप क्या पढ़ेंगे? हम कभी कुछ पढ़ा देंगे, कभी कुछ पढ़ा देंगे। पाठ्यक्रम है तभी तो हम चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं कि भैया इतने दिन बाद एग्जाम है, ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, तो ये हमें सही मार्गदर्शन देने का काम करता है। पाठ्यक्रम को किसके अनुसार तैयार किया जाना चाहिए? पाठ्यक्रम को शिक्षक की सुविधा के अनुसार, कि बस टीचर को दिक्कत ना हो पढ़ाने में, राजनीतिक हिसाब से कि जो पार्टी चल रही है उसके हिसाब से पाठ्यक्रम बनाओ, या शिक्षार्थी की आवश्यकताओं और क्षमताओं के अकॉर्डिंग, या फिर परीक्षा प्रणाली। देखिए, पाठ्यक्रम को शिक्षार्थी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर के डिजाइन किया जाना चाहिए कि आखिर बच्चे की आवश्यकताएं क्या हैं और उसकी क्षमता कितनी है, उसके हिसाब से पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। छिपे हुए पाठ्यक्रम को और क्या कहा जाता है? जो हिडन करिकुलम होता है उसको क्या कहा जाता है? उसे गुप्त पाठ्यक्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुप्त पाठ्यक्रम भी कहा जाता है। एक गतिशील पाठ्यक्रम दर्शाता है, जो डायनामिक कैरिकुलम होता है वो दर्शाता है क्या? वर्तमान शैक्षिक आवश्यकताओं को दर्शाता है। मतलब गतिशील पाठ्यक्रम वो होता है जो समय के साथ बदलता रहता है, अपडेट होता रहता है, जैसे जैसे वर्तमान में बच्चों की आवश्यकताएं उसके हिसाब से चीज़ें उसमें इंक्लूड की जाती हैं, शामिल की जाती हैं। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़िए। पाठ्यक्रम का एक प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? पाठ्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य वार्षिक समारोह आयोजित करना, प्रभावी अधिगम को बढ़ावा देना, छात्र की रचनात्मकता को सीमित करना नहीं, बढ़ाना होता है, कक्षा में चुप्पी बनाए रखना नहीं। पाठ्यक्रम का उद्देश्य होता है कि जो हमारी लर्निंग है वो और ज़्यादा इफेक्टिव बन सके, बढ़िया बन सके, बच्चा इंटरेस्टेड होकर के उसमें जो है इंक्लूड हो सके, रुचि ले बच्चा, है ना, तो अधिगम को बढ़ावा देने में। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है पाठ्यक्रम में विषय वस्तु होनी चाहिए उद्देश्यों से असंबंधित नहीं, संबंधित होनी चाहिए, पुरानी नहीं होनी चाहिए, प्रासंगिक और अपडेटेड होनी चाहिए, रेलेवेंट होनी चाहिए और अपडेटेड। बात बिल्कुल ठीक है कि पाठ्यक्रम में जो भी कंटेंट हो वो रेलेवेंट होना चाहिए, बच्चे के हिसाब से होना चाहिए और अपडेटेड होना चाहिए, बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। जैसे समाज बदल रहा है उसके हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए। इनमें से कौन पाठ्यक्रम का घटक नहीं है? उद्देश्य पाठ्यक्रम का घटक है। पहले उद्देश्य ही तय किए जाते हैं, फिर कंटेंट आता है, लास्ट में मूल्यांकन किया जाता है। स्कूल की इमारत पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मुख्य पाठ्यक्रम का वह भाग जो वैकल्पिक है, मनोरंजन के लिए है, सभी छात्रों के लिए आवश्यक है, टाला जा सकता है। मुख्य पाठ्यक्रम का वह भाग जो सभी छात्रों के लिए आवश्यक होता है। सभी छात्रों को वो सब्जेक्ट्स पढ़ने ही पड़ते हैं, क्योंकि जो कोर करिकुलम होता है उसमें कुछ सब्जेक्ट्स अनिवार्य होते हैं, कुछ आप चूज कर सकते हैं। ठीक है। शिक्षार्थी के अनुभव का अर्थ क्या है? व्यक्तिगत रुचियाँ, शिक्षण के दौरान नियोजित अनुभव, केवल परीक्षाएं या अतिरिक्त कक्षाएं। आपको बताते चलें कि इसमें आपका जो है शिक्षण के दौरान नियोजित अनुभव, शिक्षार्थी के अनुभव का अर्थ है शिक्षण के दौरान नियोजित अनुभव, जिसको हम प्लान्ड एक्सपीरियंस कहते हैं। इसका मतलब है वो सभी एक्टिविटीज जिन्हें टीचर और स्कूल ने
सोच समझ करके तैयार किया है ताकि छात्र कुछ सीख सके। इसमें केवल किताबी ज्ञान नहीं होता, बल्कि आपके लैब में जो प्रयोग कराए जाते हैं, खेल कूद के माध्यम से जो ग्रुप एक्टिविटीज़, ग्रुप डिस्कशन, डिबेट्स होता है, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। एक बालक स्कूल में जो कुछ भी अनुभव करता है, चाहे वो कक्षा में हो या कक्षा के बाहर हो, अगर वो टीचिंग प्रोसेस का पार्ट है तो वो उसके एक्सपीरियंस का निर्माण करता है, उसके लिए अनुभव का निर्माण करता है। इसलिए ऑप्शन जो बी है वह राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि पाठ्यक्रम विकास में शिक्षक की भूमिका है निष्क्रिय पर्यवेक्षक की, सक्रिय भागीदार की, केवल क्रियान्वयनकर्ता की, पाठ्यक्रम आलोचक की। देखिए यहाँ पे आपका पाठ्यक्रम विकास में टीचर जो है वह सक्रिय भागीदारी का रोल अदा करता है। करिकुलम डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो टीचर्स के बिना अधूरा है। इसमें टीचर का रोल जो होता है वो सक्रिय भागीदार का होता है, क्योंकि टीचर जब तक एक्टिव नहीं होगा तब तक करिकुलम उतने अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा, क्योंकि टीचर ही वो व्यक्ति है जो सीधे छात्रों के कांटेक्ट में रहता है। वो जानता है कि छात्रों की वास्तविक ज़रूरत क्या है, उनका इंटरेस्ट किस में है, सीखने की क्षमता क्या है। इसलिए पाठ्यक्रम की योजना बनाने में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन बी राइट हो गया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आप लीजिए, एक अच्छी तरह से नियोजित पाठ्यक्रम किस में हेल्प करता है? रैंडमली कुछ भी पढ़ा दोगे टीचिंग में, भ्रमित करने में, समय की बर्बादी में? नहीं, सिंपल सी बात है, शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति। जिन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर के हमने शिक्षा प्रक्रिया शुरू की है उन लक्ष्यों की प्राप्ति होनी चाहिए। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, इनमें से कौन पाठ्यक्रम का अनौपचारिक घटक है? अनौपचारिक, जिनके लिए कोई समय निर्धारित नहीं होता, कोई पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं होता, कोई जगह निर्धारित नहीं होती है ना, बालक अपने आप सीखता चला जाता है। क्या है वो? पाठ्यक्रम के उद्देश्य, छिपे हुए मूल्य और मानदंड, पाठ्य सामग्री या फिर मूल्यांकन प्रणाली। यहाँ पे बात हो रही है आपके हिडन करिकुलम की, है ना, प्रच्छन्न पाठचर्या की बात हो रही है। अभी मैंने आपको पीछे बताया था, यानी कि अनौपचारिक, इनफॉर्मल या हिडन करिकुलम वो चीज़ें आती है जो सीधे नहीं सिखाई जाती, बल्कि वातावरण से बालक अपने आप सीख लेता है, जैसे मूल्य, व्यवहार, मानदंड, है ना, सभ्यता, संस्कृति, एक दूसरे का सहयोग करना, कंपटीशन की भावना, सब बच्चा अपने आप सीख लेता है, कोई पढ़ाता नहीं ये चीज़ें। शिक्षक पाठ्यक्रम विकास में योगदान करते हैं। जो शिक्षक होते हैं वो पाठ्यक्रम करिकुलम को डेवलप करने में कैसे योगदान करते हैं? तो वो कक्षा अनुभव और फीडबैक के द्वारा हेल्प करते हैं। सर कैसे? देखिए टीचर जो होता है सीधे छात्रों से जुड़े होते हैं, इसलिए वो जानते हैं कि पाठ्यक्रम का कौन सा हिस्सा छात्रों को समझ में आ रहा है, कौन सा नहीं समझ में आ रहा है। ये कक्षा का अनुभव यानी कि क्लासरूम एक्सपीरियंस पाठ्यक्रम में सुधार के लिए सबसे सटीक आधार बनता है। और बात हो रही है यहाँ पे पाठ्यक्रम फीडबैक के द्वारा। देखिए प्रभावी फीडबैक वो होता है, पढ़ाते समय टीचर ये देख पाते हैं कि जो भी पाठ्यक्रम है इस समय वर्तमान में वो छात्रों की ज़रूरतों और उनका जो मेंटल लेवल है, जो मानसिक स्तर, उसके अनुकूल है कि नहीं है पाठ्यक्रम। उनका फीडबैक जो है वो एक्सपर्ट्स को ये बताने में हेल्प करता है कि पाठ्यक्रम में क्या बदलाव लाने की जरूरत है, क्या नया लाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो कक्षा का अनुभव और फीडबैक जो है इसके माध्यम से टीचर करिकुलम डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन मदद करता है किसमें? मूल्यांकन सभी छात्रों की उत्तीर्ण करने में, अधिगम की कमियां पहचानने में, कक्षा को डेकोरेट करने में, दंडित करने में। सिंपल सी बात है, हम मूल्यांकन करते हैं अच्छाई और बुराई पहचानने के लिए कि जो हमने लर्निंग कराई बच्चों को, जो बच्चों ने सीखा उसमें कहाँ कमी रह गई और क्या क्या उसमें बच्चे बेहतर सीख पाए। कौन सा पाठ्यक्रम औपचारिक रूप से नहीं पढ़ाया जाता है? छिपा हुआ पाठ्यक्रम औपचारिक रूप से नहीं पढ़ाया जाता है। हिडन करिकुलम बालक अपने आप सीखता चला जाता है, यानी कि प्रचन्न पाठचर्या छिपा हुआ पाठ्यक्रम, इसको किसी शिक्षक के बजाय विद्यालय द्वारा ही पढ़ाया जाता है। इसमें जो है इसे स्कूल का वातावरण कैसा है, टीचर्स का व्यवहार कैसा है, समाज के नियम क्या हैं, उनको देख करके खुद ब खुद बच्चा सीख जाता है। डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट, है ना, सारा कुछ बच्चा अपने आप सीख जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, और उससे पहले आपको बता दें कि नोट्स के लिए देरी ना करें, लेकर के फटाफट अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन कहता है पाठ्यक्रम में विकास होना चाहिए, तो ये लचीला और आवश्यकता के हिसाब से होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जहाँ पे बच्चों की ज़रूरत और आवश्यकता के हिसाब से हम उसमें बदलाव ला सकें। दूसरी बात है, जैसी बच्चे की आवश्यकता वैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। ठीक है, कैसी रही क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।